वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट 5 करने वाले हैं, जिसमें हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज देख रहे हैं। और इसमें हम यूपीएससी के वो सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस कवर करते हैं, जिसमें कि यूपीएससी प्रीलिम्स हो गया, सीडीएस, एनडीए, जियो साइंटिस्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनडीए, ये सारे एग्जाम्स हम इस पे कवर करते हैं। द पॉइंट इज़ कि आपको पूरे एग्जाम का, यूपीएससी का जो पूरा क्वेश्चन बैंक है, जो जिस सोर्स से वो क्वेश्चन रेफर करते हैं, वो आपको समझना चाहिए। दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है। और इन सबको एक बार समझने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा फील होगा कि यू 80 to 90% ऑफ रिवीजन इज ओवर। ठीक है। और आपको ये भी पता चलेगा कि बार बार हर बार क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में। और क्योंकि इसी के अंदर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे अलग अलग एग्जाम्स में। वो बताता है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट। सो दैट इज़ द पॉइंट। अगर आपने इसको किया तो रिवीजन प्लस आपको एक ट्रेंड भी समझ में आएगा। सो रिवीजन प्लस ट्रेंड। ठीक है। ये एक बार समझ में आ जाता है, देन आपका जो प्रिपरेशन के जो एफर्ट है, जो एफिशिएंसी है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। आपकी एफिशिएंसी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो जितना आप एफर्ट लगाएंगे तो आउटपुट, इनपुट आउटपुट रेशियो आपका काफ़ी बढ़ जाएगा। राइट। सो विद दिस हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ये पार्ट 5 है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 5 है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में एक्चुअली कुछ 115 क्वेश्चन थे। सो बिकॉज ऑफ दैट ये पार्ट 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगले चैप्टर्स में इतने पार्ट्स नहीं होंगे, पर यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे। सो ये पार्ट 5 है, एंड पार्ट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है और पूरे सीरीज का 87th क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन सेज, according to Granville Austin, which of the following were the most significant contributions of India to constitution making? ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन का नाम बार बार आएगा एग्जाम में, क्योंकि ग्रैनविल ऑस्टिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ठीक है। और इसकी वजह से बार बार इनका नाम आएगा। अब उसमें से क्या बोला है? मेजोरिटी रूल एंड माइनॉरिटी राइट्स, कंसेंसस एंड अकोमोडेशन, सोशल रिवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम, असिमेट्रिकल फेडरल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो, ये सारी चीजें सही है, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। पर ग्रैनविल ऑस्टिन ने किस चीज को हाईलाइट किया है, उसकी बात हो रही है। सो ग्रैनविल ऑस्टिन ने जिस चीज के बारे में बात की है, वो है सोशल रिवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। उनके अकॉर्डिंग ये चीज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो दैट थिंग इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी यूनिक भी है। ठीक है। ग्रैनविल ऑस्टिन के बारे में और भी देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने दो किताब लिखी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, ये इनकी फर्स्ट किताब है। दूसरी है वर्किंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन एक्सपीरियंस। ये दो किताबें लिखी उन्होंने। ही डिस्क्राइब डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स एज द कॉन्शाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है अगली बार इनसे कुछ पूछा जाए रिलेटेड, है ना। तो इसलिए राइटिंग के लिए थोड़ा सा आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। दैट्स नॉट वेरी बैड। समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर तो है। सो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी को कॉन्शाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। एंड ये दो किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो अगर नेक्स्ट एग्जाम में कहीं भी, क्योंकि ये जो सीरीज है वो सिर्फ यूपीएससी के लिए ही हेल्पफुल नहीं है, आप यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे जीएस इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि बाकी सारे एग्जाम्स वाले भी यूपीएससी का ही ट्रेंड फॉलो करते हैं। ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोशल रिवोल्यूशन एंड पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है। और उससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिला। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट करेक्ट फॉर द नाइन्थ शेड्यूल। देखो, नाइन्थ शेड्यूल अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आपको बहुत बार सवाल मिलेगा देखने को। ठीक है। नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये बड़ा सुंदर सा सवाल है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। इट वॉज इंसर्टेड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट इन 1951। ठीक है, दैट इज ट्रू। It includes those laws which are beyond the purview of judicial review. Now, ये अभी includes बोल रहा है, अगर included बोलता तो समझ में आता, पर अभी के स्टेटस में नाइन्थ शेड्यूल के अंदर कोई भी ऐसा लॉ नहीं है। 24 अप्रैल 1973, दिस इज द कट ऑफ डेट। ठीक है। इसके पहले जो भी लॉ उसमें डाले गए हैं नाइन्थ शेड्यूल में, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स डाले गए हैं, वो सब जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यूज नहीं होंगे। पर इस डेट के बाद जो भी कानून उसमें आएगा, जो भी अमेंडमेंट्स उसके अंदर डाले जाएंगे, वो सारे के सारे अंडर जुडिशियल रिव्यू हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, बिकॉज इट सेज इट इंक्लूड्स दोज लॉज विच आर बियॉन्ड द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सो ये गलत हो जाता है।
इट वॉज इंसर्टेड बाय द 42nd। अब स्टेटमेंट देखो सीडीएस में पूछा गया है और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फर्स्ट अमेंडमेंट, यहाँ पे 42nd अमेंडमेंट, तो कोई एक ही सही हो सकता है, ठीक है। The laws in the ninth schedule are primarily those which pertain to the matters of national security। नहीं, national security से नहीं, ये फर्स्ट लॉ जो उसमें डाला गया था, the first amendment was related to land जमींदारी सिस्टम, ठीक है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो ये भी गलत हो जाएगा। सो कितने हमारे को सही मिले? आई थिंक एक ही सिर्फ सही मिला, जो कि इंसर्टेड 42nd नहीं, अच्छा सिर्फ फर्स्ट हमें सही मिलता है एंड इट वाज इंसर्टेड। तीसरा तो वैसे ही गलत हो गया, तो तीसरा 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 1 and 2। It includes those laws which are beyond the purview of judicial review। Now this statement is wrong actually, कैसे इसमें आंसर बनाया है? Anyways, the ninth schedule was introduced through the article 31B। actually पहले 31 sorry आर्टिकल 31 को अमेंड किया जाता है, उसमें आर्टिकल 31 के अंदर बी अमेंड किया जाता है और ये लिखा जाता है कि जो भी आर्टिकल 9 शेड्यूल में डाले जाएंगे वो सब जुडिशियल रिव्यू से बाहर होंगे और ये सब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में ही कर दिया जाता है, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द लॉज रिलेटेड टू अग्रेरियन रिफॉर्म्स फॉर अबॉलिशिंग जमींदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करने के लिए और एग्रेरियन रिफॉर्म के लिए इसमें ये फर्स्ट अमेंडमेंट आता है, 9 शेड्यूल में उसको डाला जाता है वो सारे लॉज। आर्टिकल 31B कहता है इंश्योर्स दैट एनी लॉ इन द 9th शेड्यूल कुड नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट्स। 24 अप्रैल 1973 इज द डेट। इसके बाद जो भी लॉ आएंगे वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं होंगे, लेकिन उसके पहले, इस डेट के पहले जो भी लॉ इसमें डाले गए हैं वो सारे के सारे जुडिशियल रिव्यू के अंदर आएंगे। तो इन द ऑन दैट बेसिस ये अब देखो तो फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी वेग, पर यहाँ पे और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो इसलिए हम ए चूज कर सकते हैं। ये पार्शियली करेक्ट है बट नॉट कंप्लीटली, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड अगर लिखता तो समझ में आता है, इंक्लूड्स लिखा है तो दिक्कत है उसमें, ठीक है। Which of the following is not a central tenet of socialism? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सेंट्रल टेनेट ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, एलियनेशन एंड क्लास स्ट्रगल एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, ठीक है। नाउ इसमें से अब देखो तो सोशलिज्म के अंदर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म हमने पढ़ने को मिलता है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ने को मिलता है, एलियनेशन एंड क्लास स्ट्रगल तो ऑब्वियसली इसी के बेसिस पे ही खड़ा है, सारे रिवोल्यूशन, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इसी के बेसिस पे हुए हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम की कोई बात नहीं है, ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम की कोई बात नहीं करता सोशलिज्म, वो आपको राइट्स देता है, इक्वालिटी देता है, बट फ्रीडम इज नॉट देयर। सो क्या नॉट पूछा है तो ऑब्वियसली डी इसका राइट आंसर होगा। पर बिफोर वी मूव ऑन, हम सबसे पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि आखिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है क्या, ठीक है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है क्या। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर डायलेक्टिक्स क्या है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, जो सोशियोलॉजी या फिर मार्क्स को पढ़ते हैं या सोशलिज्म पढ़ते हैं उनको भी बहुत बार दिक्कत होती है समझने में कि व्हाट इज एक्चुअली डायलेक्टिक्स, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन कि डायलेक्टिक्स आखिर है क्या। सो जो डायलेक्टिक्स का जो ब्रॉड आइडिया है वो एक्चुअली सोक्रेटिस एंड प्लेटो से लेके चलता है, ठीक है, सोक्रेटिस एंड प्लेटो, पहले सोक्रेटिस ऑब्वियसली, उसके बाद प्लेटो उस चीज को टेक फॉरवर्ड करते हैं। एंड इसका मतलब होता है कि डिबेट एंड डिस्कशन, यानी कि दो पार्टीज डिस्कस कर रही हैं जिसमें से एक का कोई व्यू होगा, दूसरे का कोई व्यू होगा, एंड दे विल ट्राई टू रीच अ सर्टेन कंक्लूजन, ठीक है, दैट इज डायलेक्टिक्स, वेरी ब्रॉड सेंस। बाद में उसको हेगल इसको कर देता है, इसका पूरा आर्किटेक्चर तैयार करता है कि मतलब कॉन्क्रिटाइज कर देता है कि क्या मेथड होना चाहिए, उसको और ज्यादा डीप उस पर रिसर्च करता है और उसको बनाता है। उसके अंदर हेगल के अकॉर्डिंग डायलेक्टिक्स क्या है? थीसिस, एंटीथेसिस, एंटीथेसिस सॉरी एंटीथेसिस, और इन दोनों से मिलके बनेगा सिंथेसिस। सेम चीज, जैसे कि दो लोग डिबेट कर रहे हैं तो एक का कुछ पॉइंट होगा, उसका ऑपोजिट किसी का होगा, और इन दोनों से मिलके इन दोनों के रिजल्ट में एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू निकलेगा जिसको सिंथेसिस कहा जाएगा। और फिर सिंथेसिस आगे बढ़ता रहेगा और फिर यहाँ पे एंटीथेसिस आके मिलेगा, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, एज द सोसाइटी चेंजेस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे इस चीज ये है डायलेक्टिक्स, ठीक है, और इसको यूज किया है
उसके अंदर निकाला गया है मटेरियलिज्म। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब है कि जितने भी थॉट प्रोसेस हैं हमारे, वो सब हमारे सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। यानी कि अब सपोज अगर ये हमारा थॉट प्रोसेस है, तो ये उसके सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है और फिर एक नया थॉट प्रोसेस निकल रहा है। दिस इज डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, इसके अंदर चीज़ें जब ऐड की जाएंगी, सोसाइटी ऐड कर दीजिए, थॉट प्रोसेस ऐड कर दीजिए, आइडियोलॉजीज ऐड कर दीजिए, जो भी है, सो उन सब का जो सिंथेसिस होगा दैट विल बिकम डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ आती है कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक्चुअली यूज किया है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स जो उनके फ्रेंड्स थे कार्ल मार्क्स के, उन्होंने यूज किया है। और वो क्या कहते हैं, लेट मी चेंज द कलर, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मुझे तो एक्चुअली जितना मैंने पीएसआईआर के अंदर पढ़ा है, दिस थिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। ठीक है, और ये बहुत ही ब्रॉड है तो इसको हम कहीं भी यूज भी कर सकते हैं। सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या कहता है, कार्ल मार्क्स ने इसी चीज को थीसिस की जगह पे यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर जो इवेंट्स हुए हैं उसको रखा है। जैसे कि एग्जांपल देखो, कि एग्जांपल इसमें है सपोज फ्यूडलिज्म। ठीक है, और फ्यूडलिज्म जब फ्लरिश करेगा, तो ऑब्वियसली एक स्टेट होगा वो दूसरे स्टेट से ट्रेड करेगा। ठीक है, क्योंकि जो फ्यूडलिज्म है वो एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंट स्टेट है अपने आप में, एक फ्यूडलिज्म। तो वो ऑब्वियसली सर्वाइव करने के लिए, दूसरी ऐसी चीज़ों के लिए, क्योंकि 100% सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, तो ग्रोथ के लिए या फिर कोई ऐसी चीज़ जो उनके स्टेट में नहीं पाई जाती वो दूसरी जगह से खरीदेंगे, और उस केस में वहाँ से ट्रेड होगा। जब ट्रेड होगा तो निकलेगा मर्चेंट क्लास। तो यहाँ पे एंटीथेसिस में आ जाएंगे दूसरे स्टेट्स, अदर स्टेट्स, या फिर फ्यूडलिज्म ही कह सकते हैं हम। ठीक है, और इनसे जो इनका जो इंटरेक्शन होगा, इससे निकलेगा मर्चेंट्स, क्योंकि वही तो ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये मर्चेंट्स इसके साथ मिल करके और फाइनली यहाँ पे बनाएंगे कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म जस्ट मैं बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश की है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उसके पहले भी, फ्यूडलिज्म के पहले भी। ठीक है, हिस्ट्री में जाएं तो हर बार एक थीसिस है, एक एंटीथेसिस है, एक पावरफुल फोर्स है, एक कम पावरफुल फोर्स है, दोनों मिलकर टकराएंगे, उसके बाद एक तीसरा निकलेगा। जैसे किंगडम्स फॉल एंड न्यू किंगडम्स इमर्ज। ठीक है, तो उसी चीज़ को समझाने के लिए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का एग्जाम्पल, तरीका लिया है, मेथड लिया है कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, सो दिस इज हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, राइट। और यहाँ से फिर कैपिटलिज्म निकलेगा, कैपिटलिज्म फिर सोशलिज्म से टकराएगा, फिर वेलफेयर स्टेट निकलेगा, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, सो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। एलियनेशन एंड कास्ट स्ट्रगल, सॉरी क्लास स्ट्रगल। एलियनेशन क्या है कि आपने कोई ऐसा काम किया, सपोज कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आप जब कोई काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, सो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उस पर आपकी कोई मार्क नहीं रह जाती, आपकी कोई पहचान नहीं रह जाती है। यू आर जस्ट अ वर्कर। ठीक है, आप काम करते हैं एंड यू जस्ट डाई, और आपको वेजेस मिलते हैं, आपकी जो आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाती है, राइट। सो उसी को कहते हैं एलिनेशन, एलिनेशन फ्रॉम वर्क। एक्चुअली जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपका ही नाम नहीं है। ठीक है, सो एलिनेशन ऑफ वर्क। और देन कम्स क्लास स्ट्रगल, कि ऑब्वियसली जो रिचर क्लास है, जो प्रोटेस्ट प्रोलिटेरिएट है, जो बॉर्जुआ है, उनके बीच में फाइट होगी, जो स्ट्रगल होगा, दैट इज कॉल्ड क्लास स्ट्रगल। सो ये सब चीज़ें हैं सोशलिज्म में, बट इंडिविजुअल फ्रीडम इज नॉट देयर। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखते हैं, जस्ट लेट मी गेट अ सिप ऑफ वाटर। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज हैव बीन रिपील्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिपील्ड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एक्चुअली टफ भी है। ठीक है, लेट्स सी कैसे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये तो हमें पता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिपील किया जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ऑब्वियसली जब कॉन्स्टिट्यूशन आएगा तो इस एक्ट को भी रिपील कर दिया जाएगा। द एबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट ऑफ 1949, ऑब्वियसली इसको भी लगता है हमें कैंसिल कर देगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, नहीं ये तो रिपील नहीं किया, ये तो लाया गया है। सो फोर नहीं होगा, फोर नहीं होगा, फोर नहीं होगा। अब उसके बाद बचता है हमारे पास 1 2 एंड 1 3। ठीक है, नाउ अब हमें क्या बचता है कि 1 2 के बारे में तो हम श्योर है, व्हाट अबाउट 3। ठीक है, सो द एबॉलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जो है वो एक्चुअली होता है 10th ऑफ अक्टूबर 1949 को। प्राइवी काउंसिल पहले क्या है, अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि पहले जो, जैसे अभी इंडिया में अगर आप अपील करना चाहते हो, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इज सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन 1950 के पहले द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील
द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील वाज द ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो ब्रिटिश जुडिशरी है वहां पे अपील कर सकते थे, एंड दैट्स कॉल्ड प्राइवी काउंसिल, ठीक है। वहां पे एक काउंसिल बैठता था, वहां पे लोग उसके पार्लियामेंट के भी लोग होते थे, जुडिशरी के भी होते हैं, तो उस केस में दैट्स कॉल्ड प्राइवी काउंसिल, ठीक है। और हमारे यहाँ अगर आपको अपील करना है द मैक्सिमम हाईएस्ट कोर्ट में, तो आपको लंदन जाना पड़ेगा, राइट। जस्टिस वाज दिस कॉस्टली इन दोज डेज, ठीक है। अब देखो जैसे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो है वो 26 फरवरी 1950 को आता है और इसको रिपील नहीं किया जाता, ठीक है। ये तो 26 जनवरी 1950 यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने के बाद होता है। अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट काउंसिल होता है 10 अक्टूबर 1949, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन आने के पहले ही इसको रिपील कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली इसको कौन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही करेगी रिपील, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसको रिपील नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसको रिपील करती है, एंड इन दैट केस 3 कैनॉट बी द आंसर, 3 इज रॉन्ग और 1 एंड 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, अगर इसमें से ये ऑप्शन नहीं होता या फिर थोड़ा और ऑप्शन इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता था तो और ज़्यादा लोग फंसते। यहाँ पे स्टिल 1 2 बहुत सारे लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक स्टेट्स इज नॉट करेक्ट। अच्छा, स्टेट मेकिंग का जो प्रोसेस कौन सा सही नहीं है। The first says the parliament may by law form a new state and alter the boundaries of or names of existing state। ये तो सही है, पार्लियामेंट कर सकती है। पूछा है नॉट करेक्ट पूछा है। A bill to this effect cannot be introduced in the parliament except on the recommendation of the president। Okay, a bill to this effect may be referred to the president on the legislature of by the president to the legislature of the affected state। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। Such a law will fall under the preview of Article 368। Yes, that is the point, क्योंकि states को बनाना, उसकी बाउंड्री अल्टर करना, उसका नाम चेंज करना, ऐसी जितनी भी चीजें हैं वो उसमें से कोई भी आर्टिकल 368 के अंदर नहीं आता है, एंड फॉर पर्पस फॉर दैट फैक्ट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। और इन्होंने रॉन्ग पूछा है, और ऑब्वियसली बी भी सही है क्योंकि बिल टू दिस इफेक्ट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन, ठीक है। सो प्रेसिडेंट के बिना रिकमेंडेशन के आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर ये आर्टिकल 368 के परव्यू के अंदर नहीं आता, ठीक है। सो that's why this is the a bill to this effect may be referred to the president by the president to the legislature। okay, नहीं ये सही है, third statement is right, fourth is wrong, ठीक है, वहां पे भेजा जा सकता है। so C is also right, D is wrong। study the following statements and select the correct answer from the code given below। India has a written constitution, obviously इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। growth of strong regional parties is an indicator of regional aspiration। ये भी सही है, रीजनल एस्पिरेशन होंगे तो स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज होंगी। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि असर्शन रीजन, तो ऑब्वियसली दोनों सही है, पर ये दिस इज नॉट द रीजन कि हमें हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज नॉट द रीजन। तो ऑब्वियसली बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। यानी कि रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। देन नेक्स्ट है Which of the following is not a federal feature of the Indian Constitution। फेडरल फीचर के बारे में पूछा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये तो है ही। इंटायरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्वियसली रिटन। फेडरल फीचर का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर का डिवीजन है वो क्लियरली डिमार्केटेड होना चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ठीक है, तो वो है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर स्टेट, वो होना चाहिए, तो वो भी है। सिंगल सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर फेडरल फीचर है तो इसका मतलब है कि हर स्टेट का अपना एक सिटीजनशिप होगा, हो सकता है कि यूनियन का भी एक सिटीजनशिप हो, ठीक है, पर इंडिया में तो ऐसा है नहीं। हर स्टेट तो आपको सिटीजनशिप देता नहीं है। अब वोटर आईडी कार्ड मिलता है आपको अपने स्टेट में, पर यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉट द सिटीजन ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा होता कि आप सिटीजन है बिहार के, एमपी के, यूपी के, ऐसा कहीं नहीं होता। एड्रेस में होगा, पर यू आर नॉट द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट, यू आर द सिटीजन ऑफ द यूनियन, ठीक है, इंडिया। सो ये गलत है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यस, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी होना चाहिए, सो है, पर यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट तो है ही, पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है, जो कि फेडरल फीचर के अगेंस्ट जाता है, ठीक है। फेडरल फीचर में अगर प्रॉपर फेडरलिज्म होगा तो इसका मतलब है कि यूनियन लॉज के लिए एक अलग कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट,
या हायर कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट नहीं, हायर कोर्ट्स यानी कि सुप्रीम कोर्ट होगा, और स्टेट लॉज के लिए, स्टेट मैटर के लिए हाई कोर्ट अपना होगा। पर यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट से आप अपील करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, एंड दैट इज द पॉइंट कि वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट जाता है। ठीक है, अभी रिसेंटली ही एनसीईआरटी में के 8th क्लास में जुडिशरी के अगेंस्ट कुछ चीज़ें लिखी गई थी, उनके करप्शन के बारे में, करप्शन जुडिशरी, और उसके ऊपर अभी सीजीआई ने काफ़ी बोला है कि आप ऐसी चीज़ें नहीं लिख सकते हैं हमारे बारे में। ठीक है, सो दैट इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इतना इंडिपेंडेंट है। दे आर सो इंडिपेंडेंट दैट दे आर नॉट इवन अकाउंटेबल, दे नॉट वांट टू बी अकाउंटेबल। ठीक है, जजेस के घर से कैश का पूरा बोरा निकलता है, एंड स्टिल दैट जज इज वर्किंग। ठीक है, ही इज ऑन पेरोल, पर उनके बारे में लिख कैसे देंगे आप, है ना? आप लिख नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, हो सकता है मेरे ऊपर भी कंटेम्प्ट कोर्ट में लगा दे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस outlined by the basic structure doctrine of the Indian Constitution? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में तो इट्स वेरी सिंपल ना, कि केशवानंदा भारती केस के बारे में थी बात है। ठीक है, so यहीं से तो बेसिक स्ट्रक्चर निकल के आता है ना। गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट एंड गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, दीज थिंग्स। सो गोपालन वर्सेस मद्रास स्टेट क्या कहता है? द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेटेड दैट फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 narrow interpretation of article 21, it held that the protection under article 21 is available only against arbitrary executive action and not from arbitrary legislative action। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जीक्यूटिव अगर कोई आर्बिट्ररी डिसीजन लेता है तो आपको फंडामेंटल राइट्स बचा सकता है, पर अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून ही बना दे जो आर्बिट्ररी हो भी, तो भी आपको कानून, आई मीन जो फंडामेंटल राइट्स वो आपको नहीं बचाएंगे। ठीक है, सो ये बात थी, और ये बात है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, यहाँ पे जो हाईलाइट किया जा रहा है वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को हाईलाइट किया जा रहा है। एंड अगर ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता तो यहाँ पे आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन भी उसके अगेंस्ट भी स्टेट आपको बचाएगा, जुडिशरी आपको बचाएगी, एक्चुअली नॉट स्टेट। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नॉट दिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ऑफ वर्सेस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, दो बातें यहाँ पे हो रही हैं, और जो बात यहाँ पे हाईलाइट की जा रही है दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के यहाँ पे वेटेज नहीं दिया जा रहा। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट में क्या है कि अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी ट्रीटेड एज लॉ, यानी कि अपना प्रीवियस जो लॉ होता है, जो शंकरी प्रसाद का जो जजमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट उसको ओवररूल करती है और कहती है कि जो भी आर्टिकल 368 के अंदर अमेंड किया जाएगा वो अपने आप में एक लॉ माना जाएगा। ठीक है, बस इतना ही डिटेल आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा याद रखना मुश्किल भी है एंड ज़रूरी भी नहीं है। ये तो बहुत ईजी है, एनडीए में पूछा गया 2015 में, काफ़ी पुराना भी हो गया सब क्वेश्चन। वैसे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल स्टेट्स। देखो ट्राइबल स्टेट्स के लिए 5th एंड 6th शेड्यूल है। ठीक है, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, यस, ये 7th शेड्यूल में है। लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ये 8th शेड्यूल में है। प्रोविजन अबाउट द डिस्क्वालिफिकेशन ये 10th शेड्यूल में है। ठीक है, तो 7th शेड्यूल पूछा है, 7th शेड्यूल तो हो जाएगा आपका बी, बी इज द राइट आंसर। ये तो बहुत इजी था, इसमें तो जान भी नहीं है। आगे, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 2015 में लगता है काफी इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन लोकसभा, ये आई थिंक 323 नहीं, 323 नहीं, 313 ऐसा कुछ होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ये 343, आर्टिकल 343। ठीक है, कुछ आर्टिकल्स भी आपको ध्यान रखने होंगे, कुछ तो ऐड यहाँ किया है मैंने। 330 है, 330 में रिजर्वेशन इन लोकसभा, 332 में रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड 334 में है टाइम लिमिट कि हर 10 साल के बाद आपको अमेंड करना पड़ता है। 104th अमेंडमेंट एक्ट से ये जो रिजर्वेशन है वो 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, और 104th अमेंडमेंट एक्ट से ही जो 2 एंग्लो इंडियंस अपॉइंट किए नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में उसको भी हटा दिया गया है। नाउ
लोकसभा में जो एससी की रिजर्व सीट है वो 84 है, और जो एसटी की रिजर्व सीट है वो 47 है। नाउ दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, आपको मेंस में भी ये सब चीज़ें काम आएंगी लिखने में, जो आंसर लिखते हैं उसमें इट गिव्स वेटेज टू योर आंसर। सो सुप्रीम सॉरी एससी रिजर्वेशन इन सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा में 84 सीट्स हैं, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज में सॉरी एसटी रिजर्वेशन है 47, 84 एंड 47, 84 एंड 47, 84 एंड 47, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 104th अमेंडमेंट एक्ट से इस रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया है 2030 तक, और 330, 32 और 34 ये है आर्टिकल्स फॉर रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट। Which among the following is not a basic feature of the Constitution? Fundamental rights, it is a basic feature. Independence of judiciary, federalism, the unquestioned right of the parliament to amend any part. यही तो basic structure है कि आप पार्लियामेंट के पास वो rights नहीं है जिससे कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया जाए, है ना। सो इन दैट केस दिस इज नॉट द बेसिक फीचर, अदरवाइज बाकी तीन तो हैं ही, ठीक है। ये भी इजी था। The fourth schedule of the Constitution of India deals with, again ये 2015 का ही है, provision related to administration of tribal areas, again 5th and 6th schedule, allocation of seats in the Council of States, yes यही 4th schedule में है, union list again 7th schedule में है, recognized languages 8th schedule में है। तो अब देख लो कि कैसे questions बार बार, कुछ ही topics ऐसे हैं जहाँ से बार बार questions पूछे जाते हैं, ठीक है। Then consider the following statements, a constitutional government is one, ये तो कई बार पूछा गया, यूपीएससी में ही पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, 2014 में पूछा गया। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन है? प्लेसेस इफेक्टिव रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी, यानी कि इंडिविजुअल पे ही रिस्ट्रिक्शन डालेगा स्टेट की अथॉरिटी को बचाने के लिए, बट दैट इज नॉट द सीन, क्योंकि स्टेट के पास कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, सिटीजन्स के पास फंडामेंटल राइट्स है। सो इन दैट केस पहला तो गलत हो जाएगा। places effective restriction on the authority of the state in the interest of individual liberty. Now this is correct, क्योंकि individual liberty को बचाने की बात की जा रही है, and for that reason you have fundamental rights, ठीक है। so B इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। Which one of the following schedules of the Constitution of India contains provisions regarding anti-defection? ये तो क्या ही बात है। सेकेंड शेड्यूल, इसमें सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। एट्थ शेड्यूल में लैंग्वेज। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन, ठीक है। कौन सा पूछा है? एंटी डिफेक्शन, सो 10th शेड्यूल, डी इज द राइट आंसर। Which of the following statements regarding the residuary powers of under the Constitution of India is are correct? Residuary power के बारे में पूछा है। The residuary powers have been given to the Union Parliament. That is true. जो residuary power है वो पार्लियामेंट के पास है, ठीक है, स्टेट्स के पास तो है नहीं, तो पहला सही है। In the matter of residuary power, the Constitution of India follows the Constitution of Australia. नहीं, residuary power के केस में ऑस्ट्रेलिया को नहीं, कनाडा को फॉलो करता है, ठीक है। ये जो इंस्पिरेशन है वो कनाडा से लिया गया है, नॉट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। द शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ रेजिडरी पावर्स, नहीं। शेड्यूल 7 में, यहाँ पे बहुत सारे लोग फंस सकते हैं, शेड्यूल 7 में लिस्ट 1 है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 है कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। और रेजिडरी पावर को अलग से मेंशन किया गया है आर्टिकल 244 आई गेस, आई एम नॉट श्योर। सो पर 7th शेड्यूल में तो नहीं है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 प्लेस्ड रेजिडरी पावर्स इन द हैंड्स ऑफ वाइसरॉय, या दैट इज ट्रू। रेजिडरी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वाइसरॉय के हाथ में डालता है, और ये थिंग आई थिंक 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में, ये वाला पॉइंट मेंशन किया गया है। सो सी की कैसे पीवाईक्यूज जो है वो आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसका आंसर करते हैं। सो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, चौथा सही है, तो 1 and 4, 1 and 4 इज द राइट आंसर, सी, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के ऊपर लगता 15 सवाल हो गए होंगे, 2014 में है। The objective resolution was proposed by Jawaharlal Nehru and passed by the Constituent Assembly, which ultimately became the preamble. सही तो है, क्या दिक्कत है? The idea of preamble was borrowed from the Constitution of USA. ये भी सही है।
The words socialist and secular were adopted by the 42nd Amendment Act 1976. That's true. The preamble incorporates the fundamental rights of the citizen of India. Fundamental rights of the citizen of India, actually इन्होंने ऑप्शन अच्छा नहीं बनाया, इसको भी डालना चाहिए था ऑप्शन में, क्योंकि हर में 3 ही ऑप्शन दिए हैं, तो इसकी वजह से इजी हो जाता है, अदरवाइज इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। फंडामेंटल राइट्स को डीपीएस सॉरी प्रियम्बल में नहीं डाला गया, प्रियम्बल में जस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमें क्या क्या अचीव करना है, उसके लिए डिटेल्स पार्ट 3 में दिया गया है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, चैप्टर के अंदर। तो इसलिए फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड 1 2 3 इज करेक्ट, सो ए हैज टू बी द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, Which of the following statements about the presidential system is are correct? ये भी एक बहुत सुंदर सवाल है, presidential system CAPF 2014 में पूछा गया है। The head of the government is also head of the state. That's true. Head of the government is head of the state. Parliamentary system में क्या है? Head of the government is prime minister, but the head of the state is the president. ठीक है, ये distinction है। The executive can veto legislative acts. Now this is the interesting part. In presidential system, ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, एग्जीक्यूटिव जो है यानी कि प्रेसिडेंट जो है, सपोज उसने कोई ऑर्डर पास किया और वो ऑर्डर अब जाएगा कांग्रेस में, ठीक है, कांग्रेस में अब होगी वहां पे वोटिंग, सो कांग्रेस कैन एक्चुअली वीटो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, नॉट द अदरवाइज अराउंड। ठीक है, तो इस केस में एग्जीक्यूटिव कैन वीटो लेजिस्लेटिव एक्ट्स, ये गलत हो जाता है, सो पहला गलत हो जाएगा। जबकि हमारे यहाँ जो अगर इंडिया में देखो तो एग्जीक्यूटिव कैन वीटो लेजिस्लेटिव एक्ट्स, ये बात है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो एग्जीक्यूटिव का हेड भी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव हेड भी है, एग्जीक्यूटिव हेड भी है, क्योंकि यहाँ पे मर्जर है, राइट। सो नॉमिनल हेड है एग्जीक्यूटिव का, नॉट द रियल हेड। तो उस केस में अगर मान लीजिए कि कोई बिल पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट कैन एक्चुअली स्टॉप दैट बिल, है ना, तो उस केस में पार्लियामेंट्री सिस्टम में वो होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो नहीं होता। And in that case only one is correct, so A is the right answer. Head of the government is also head of the state. Second गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या कहते हैं इसको, मैचिंग है। 2014 में अगेन पूछा गया CDS में, क्या कह रहा है, मैच कीजिए, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, टी कृष्णमाचारी क्या थे, बी आर अम्बेडकर को सबसे पहले मैच कर लीजिए आप, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी, सो डी का 3 यानी कि ये दोनों नहीं होगा। अच्छा, H.C. मुखर्जी, टी कृष्णमाचारी, राजेंद्र प्रसाद, H.C. मुखर्जी मेंबर थे चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए का 2 हो गया। अच्छा, तो अभी भी हमें फिल्टर नहीं हुआ कुछ, अभी भी सेम ही जगह पे हैं हम। H.C. मुखर्जी वाइस चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यस वाइस चेयरमैन बनते हैं ये। टी कृष्णमाचारी नहीं, टी कृष्णमाचारी होना चाहिए वाइस चेयरमैन, ये तो मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी H.C. मुखर्जी and H.C. मुखर्जी वाइस चेयरमैन, सॉरी H.C. मुखर्जी वाइस चेयरमैन में जाएंगे क्योंकि बनते हैं H.C. मुखर्जी बाद में वाइस चेयरमैन, एंड टी कृष्णमाचारी विल बी द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, दिस विल बी द राइट मैच। 2 1 4 3 है ना, ए का 2 हो गया, बी का 1 हो गया, यस 2 1 4 3। लेट्स सी, मुझे ध्यान तो है ही। अच्छा, यहाँ पे कुछ आगे इसके बारे में एक और डिटेल है, वहाँ पता चल जाएगा, पर ये सही है। H.C. मुखर्जी was later became the vice chairman of Constituent Assembly and T.T. Krishnamachari was the drafting member. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज फ्रेम्ड ओनली, अब देखो कभी भी इस तरीके के सवाल है ना जिसमें एक बड़ा सा सेंटेंस हो, कुछ समझ में नहीं आए कि क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अगर कुछ है उसके अंदर, ठीक है, और वहाँ पे अगर बी आर अम्बेडकर है तो ऑप्शन आप रिस्क लेते समय बी आर अम्बेडकर ही रिस्क लो, 99% चांस है कि आपका आंसर सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। इस 99% चांस कि आपका आंसर ये सही होगा, और इसलिए बी आर अम्बेडकर आप कर सकते हो, वैसे बी आर अम्बेडकर का ही कहा हुआ है तो ये सही है, बस इतना ही इसमें कर सकते हैं, और क्या। Consider the following statements about democracy. It consists of the formation of a government elected by the people. That is true. In democracy, those currently in power have a fair chance of losing. हाँ, अगली बार इलेक्शन होगा तो हार सकते हैं। Each vote has one value. सही, तीनों ही सही है। So 1 2 3. ये तो काफी easy common sense का question है कि कब पूछा गया, CDS 2014 में पूछा गया है। So again this was a easy question. B इसका आंसर है। अगला देखिए,
ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इसका डेटा याद रखना इज लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि सिक्किम के बारे में तो बार बार पूछा जाता है, पर देन नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश सबको याद रखना इज लिटिल डिफिकल्ट। तो उसके लिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पे डाल दिया आपके लिए। अरुणाचल प्रदेश बिकेम स्टेट 1987 में, यूटी बनता है ये 1972 में, ठीक है। उसके बाद नागालैंड द 1 दिसंबर 1963 को 16th स्टेट के फॉर्म में बनता है, नागा हिल्स च्युएनसांग एरिया, ये उसका उसके पहले का नाम होता है, नागालैंड के पहले का। सिक्किम 16 मई 1975 22nd स्टेट, और उसका जो किंग है उस समय का सिक्किम का, द मोनार्क इज द नामग्याल डायनेस्टी वहाँ पे रूल करता है, ठीक है। देन दे बिकम द सिक्किम बिकम्स द पार्ट ऑफ इंडिया, एंड मेघालय बिकम्स 21 जनवरी 1972। अब देखो 1972, 63, तो नागालैंड पहले होगा, उसके बाद मेघालय होगा, देन सिक्किम होगा, एंड लास्ट में अरुणाचल प्रदेश होगा। नागालैंड, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल। सो ए हैज़ टू बी राइट आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से आप कुछ डेट्स याद रख सकते हो अगर चाहिए तो, अदरवाइज एक आध क्वेश्चन को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सीडीएस 2014 में पूछा गया है, ठीक है। अगला देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, बी एन राव, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर वर्स सर बी एन राव, और इसके ऊपर अभी डिबेट भी चल रहा था एमपी में। एक लॉयर हैं जिन्होंने केस फाइल किया है, पिटिशन डाला है कि बी आर अम्बेडकर का नाम हटा करके सर बी एन राव का नाम डाला जाए फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्लेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो 7 लोग ड्राफ्टिंग कमिटी में थे, ठीक है, लेकिन उसमें सरदार पटेल तो नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे, तो 1 और 3 होना चाहिए, सी होना चाहिए, पर इसके लिए आई थिंक मैंने लिस्ट डाला है, यस। ये 7 लोग हैं जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर तो चेयरमैन ही है, ठीक है, तो एक चेयरमैन हो गए, 6 मेंबर होंगे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर, लेटर उनके बाद बनते हैं एन माधवा राव, एंड डीपी खैतान, बाद में टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है। सो ये सारे नाम हैं इसमें जो कि कमेटी के मेंबर हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ठीक है। सो ये 7 नाम आपको ध्यान रखने हैं, बस इसके बाद आपका काम हो जाएगा। इसमें कहीं भी जवाहरलाल नेहरू और पटेल नहीं है, तो इसलिए इसको हमने हटा दिया, तो 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा, गोपाल स्वामी एंड अय्यर, ठीक है। Identify the correct chronological order in which the following states were created in India from codes given below. सिक्किम, हरियाणा, अगेन ये आंध्र प्रदेश 1956 में, सॉरी 1956 में। देखो सिक्किम हर बार पूछा जाता है, ये 75 हो गया, ठीक है। हरियाणा आई थिंक 1960 में होगा, और ये 50 देख लेते हैं एक बार, मुझे भी ध्यान नहीं आया था। आंध्र प्रदेश 1956, ये तो जग जाहिर चीज़ है। हरियाणा 1966, हिमाचल 1971, और ये सिक्किम 1975। तो इसको फिर से ठीक कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश 1956, हिमाचल 1971, हरियाणा 1966, एंड सिक्किम 1975। अब कर दीजिए। तो पहला क्रोनोलॉजिकल करना है, तो सबसे पहले आएगा 56 यानी आंध्र प्रदेश, यानी कि 1 1, तो ये चला गया, ये चला गया। उसके बाद आएगा 1 के बाद सीधे आ जाएगा 3, सो ये बी, बी नहीं, ओ उल्टे नीचे, ऊपर नीचे हो गया, जो भी है ये बी ही है, क्योंकि ये ऊपर जाना चाहिए था, नीचे आ गया, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ डेट्स ध्यान रखने पड़ेंगे, बट सिक्किम इज इम्पोर्टेंट क्योंकि सिक्किम कुछ भी हो उसमें जरूर रहता है, ठीक है। 35th अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम बनता है एसोसिएट स्टेट। 36th अमेंडमेंट एक्ट से बनता है सिक्किम एज अ फुल फ्लेजेड स्टेट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो कई बार होता है कि हम ये मानते हैं कि 35th अमेंडमेंट से ही सिक्किम बन गया, पर ये ध्यान नहीं देते कि वो एक एसोसिएट स्टेट होता है, फुल फ्लेज स्टेट नहीं होता। 36th अमेंडमेंट एक्ट कुछ ही महीनों बाद होता है और वो फुल फ्लेजेड स्टेट बन जाता है, ठीक है। अगला, ये 2013 में पूछा गया है। An amendment to the Constitution of India can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha only. ये तो पहले ही गलत हो गया, सिर्फ लोकसभा में तो होता नहीं, हम किसी में भी कर सकते हैं amendment. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of the Constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all the, नहीं all नहीं, at least half of the states, ठीक है। So
ये गलत हो गया, दोनों ही गलत हो गए, सो नीदर। ठीक है, देन इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड। इकोनॉमिक जस्टिस की बात की जाती है प्रियम्बल में, एंड देन डीपीएसपी। बैठना है तो बैठ जाओ, नो प्रॉब्लम। इकोनॉमिक जस्टिस की बात होगी प्रियम्बल में एंड डीपीएसपी में। फंडामेंटल राइट्स में इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं की गई है, ये भी नहीं होगा, सो बी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एंड नहीं, प्रियम्बल एंड डीपीएसपी, दीज आर द, दैट इज जहाँ पे मेंशन किया गया है। Which one of the following constitutional amendments states that the total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed the 15%? 15% of the total members ही तो 91st Amendment Act है, जिसको याद रखना ही ज़रूरी है और दूसरा कोई उपाय नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, सो 91st Amendment। I think this is the last one. Yes. Which was the capital of Andhra Pradesh? देखो, capital of Andhra Pradesh, first it was Kurnool, then it becomes Hyderabad, and now it is Warangal। नहीं, अभी वारंगल ही तो है ना, अमरावती, सॉरी नॉट वारंगल, अमरावती। राइट नाउ इट इज अमरावती। ठीक है, तो सबसे पहले इट वाज कुरनूल, तो बी इसका कुरनूल, उसके बाद हैदराबाद, देन अमरावती, सो कुरनूल इज द राइट आंसर। ठीक है, सो विद दिस हमने ये पार्ट खत्म किया, पार्ट 5। दिस विद दिस चैप्टर ऑल्सो एंड्स। यहाँ पे हमने चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन किए, 114 114 और 25 का क्वेश्चन अगर मिलाएंगे तो लाइक 130 क्वेश्चन वर देयर। 130 क्वेश्चन है, और इन सबको मिला करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि विच क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट, विच पार्ट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम ए पर्टिकुलर चैप्टर, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डेप्थ क्या है, डाइवर्सिटी क्या है। एंड वंस यू गेट ऑल दिस डेटा, ऑल दिस आइडिया, you become very powerful when you sit in the examination hall, and you become, your accuracy really rises, and you make less mistakes, and this way how you clear your exam. So with this I leave you, see you in the next video, bye bye.